हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 12 के जो 10वां चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी उसके न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। आगे वाले तो न्यूमेरिकल हमने पहले शायद करवा दिए, नहीं करवाया तो फिर भी करवा देंगे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कक्षा 12 का जो चैप्टर दे रखा है फिजिक्स का, वो है 10वां वेव ऑप्टिक्स। उसके न्यूमेरिकल करेंगे हम, और वो भी उदाहरण। ठीक है, बुक से संपर्क करेंगे, मैं आपको केवल सॉल्यूशन यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए फिर मेरे साथ। ठीक है जी। आपको पहला उदाहरण देखो, पहला एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12 चैप्टर नंबर 10। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि हमारे सापेक्ष, क्या कह रहा है जी, कि हमारे सापेक्ष किसी गैलेक्सी को किस गति से चलना चाहिए जिससे कि 589 नैनोमीटर की सोडियम लाइन 589.6 नैनोमीटर पर प्रेक्षित हो। मतलब ये कह रहा है कि हमारे सापेक्ष किसी गैलेक्सी को किस गति से चलना चाहिए जिससे कि मतलब तरंगदैर्घ्य बढ़े। तो तरंगदैर्घ्य कब बढ़ेगी? जब प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जाएगा, प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या क्या दे रखा है वो करते हैं। सबसे पहले तो यहां लिखेंगे दिया है, तो दिया क्या है जी हमारे को, लेमड़ा, वो दे रखा है 589 नैनोमीटर। ठीक है, अब प्रेक्षक के सापेक्ष जो प्रकाश स्रोत है वो दूर जा रहा है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य बड़ी उसने, और वो कितनी है? आभासी तरंगदैर्घ्य लेमड़ा डेस, वो है 589.6 नैनोमीटर, इतनी है ये। ठीक है रे, ये कह रहा है कि गैलेक्सी का वेग बताओ, वेग। ठीक है, तो देखो हम चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं कि डेल्टा लेमड़ा अपॉन लेमड़ा बराबर होता है v अपॉन सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है जी। ठीक है, इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में? इस कंडीशन में कब? जब गैलेक्सी दूर जा रही है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य तभी बढ़ेगा जब दूर जाती है, वरना नहीं। अगर मान लीजिए तरंगदैर्घ्य घट रहा है तो इसका मतलब है कि प्रकाश स्रोत प्रेक्षक के पास आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम फिर कर दें। ये है आपका यहाँ ये हो जाएगा लेमड़ा डेस माइनस लेमड़ा अपॉन लेमड़ा बराबर है v बाई सी। हमारे को तो क्या ज्ञात करना है? हमारे को तो v ज्ञात करना है। तो देखिए लेमड़ा डेस कितना दे रखा है? 589.6 माइनस लेमड़ा कितना है? 589 बट्टे ये फिर 589। ठीक है, बराबर v बट्टे ये है 3 गुणा 10 की पावर 8 प्रकाश का वेग है ये। ठीक है, ये रख दिया हमने। तो ये ऊपर देखो 589.6 में से 589 के तो कितने रह गए? ये रह गए 0.6 बट्टे 589 बराबर है v बट्टे 3 गुणा 10 की पावर 8। कितनी है जी? थोड़ा सा मैं वापस लिख देता हूं, ये आपका है 3 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है, अब करते हैं फिर सोल्व। हमारे को तो v चाहिए, तो देखो v बराबर है, तो क्या यह है? ये 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू ये है 0.6 बट्टे 589। ठीक है जी, इसको आप अगर सोल्व करेंगे, तो आपके सामने आने वाला है या v बराबर आएगा 3.05 गुणा 10 की पावर 6 मीटर बाई सेकेंड। यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं है,
ये आपका देखो ये 0.6 है, यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके सामने आने वाला है आगे ये और संख्या बड़ी है इसके आगे, तो इसको हम 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है और ये आपका हो गया जी, ठीक है। हाँ 3.05 गुणा 10 की पावर इसमें माफ कीजिएगा 5 है, ठीक है। ये आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें आप। फिर देखिए आप, हो गया आपका मेरे ख्याल से उदाहरण पहला। उसके बाद हम करने वाले हैं दूसरा, ठीक है, 10.2। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखो अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है जी? ये कह रहा है कि जब एक वर्णीय प्रकाश दो माध्यमों को पृथक करने वाले सतह पर आपतित होता है, तब परावर्तित एवं अपवर्तित दोनों प्रकाश की आवर्ती समान होती है, स्पष्ट कीजिए क्यों। ठीक है, बस शानदार क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रकाश परावर्तन के दौरान और अपवर्तन के दौरान आवर्ती सेम ही क्यों रहती है। भाई एक वर्णीय प्रकाश हम अगर आपतित करें, ये कह रहा है कि जब एक वर्णीय प्रकाश दो माध्यमों को पृथक करने वाले, ठीक है, मतलब जैसे एक वर्णीय प्रकाश है को दो माध्यमों को पृथक करने वाले किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, ठीक है, पृथक करने वाले किसी सतह पर आपतित होता है, तब परावर्तित एवं अपवर्तित दोनों प्रकाश की आवर्ती समान होती है। मतलब जैसे कोई शीशा रख दिया हमने कांच, ठीक है, जैसे यहां पर रख दिया ये कांच, ठीक है, ये कांच रख दिया हमने। अब कोई प्रकाश जैसे मान लीजिए आपतित हो रहा है, तो ये आपका विलंब है। अब कन्फर्म होगा कि प्रकाश का अपवर्तन भी होगा और परावर्तन भी होगा। सारा का सारा न तो अपवर्तन होगा न सारा का सारा परावर्तन होगा, दोनों काम होंगे। ये कह रहा है कि परावर्तित भाग और अपवर्तित भाग की आवर्ती सेम क्यों है, ये एक वर्णीय प्रकाश है, ऐसा पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी इस सतह पर आपतित होती है, तो इसके जो परमाणु है इस सतह की जो परमाणु है वो कंपन करने लगते हैं। उन कंपनों की आवर्ती जो आपतित जो तरंग होती है उसकी आवर्ती के समान ही होती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो कम दोलायमान जो ये दोलन करने लगते हैं, इनका मतलब दोलन के दौरान ये विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित भी करेंगे, तो उत्सर्जित जो विद्युत चुंबकीय तरंगें वो भी वैसे अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, यहां से जाने वाली दो तरंगें, उनकी भी आवर्ती इन दोनों के समान ही होगी। आई के पास मतलब सेम होने वाली है। ये समझे कि आपतित प्रकाश, परावर्तित और ये इन सब की आवर्ती सेम ही होने वाली है, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, आप नोट भी करें, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, मैं इसको तरीके से लिख देते हैं। पहला है कि हाँ, एक वर्णीय प्रकाश में दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर आपतित प्रकाश आपतित होता है, तो परावर्तित और अपवर्तित, यहां लिखेंगे परावर्तन तथा अपवर्तन, लिखेंगे परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन आपतित प्रकाश की पदार्थ के आपतित प्रकाश पदार्थ के आपतित प्रकाश की पदार्थ के परमाणु अवयवों के साथ आपतित प्रकाश की पदार्थ के परमाणु कणों से अन्योन्य क्रिया के कारण होता है, अन्योन्य क्रिया के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा परमाणु को दोलित्र के रूप में माना जा सकता है, परमाणु को दोलित्र के रूप में माना जा सकता है,
ठीक है। जो बाह्य साधन या बाह्य प्रकाश स्रोत की आवर्ती को प्राप्त कर प्रणोदित दोलन कर सकते हैं। जो बाह्य प्रकाश स्रोत, जो बाह्य प्रकाश स्रोत की आवर्ती को प्राप्त करे, बाह्य प्रकाश स्रोत की आवर्ती को प्राप्त करे प्रणोदित दोलन करने लगते हैं, प्रणोदित दोलन करने लगते। ठीक है। एक आवेशित दोलक द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवर्ती, एक आवेशित दोलक द्वारा, एक आवेशित दोलक द्वारा, एक आवेशित दोलक द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवर्ती द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवर्ती, उत्सर्जित प्रकाश की आवर्ती उसके दोलनों की आवर्ती के बराबर होती है, उसके दोलनों की आवर्ती के बराबर होती है। ठीक है। अतः विकिरित प्रकाश की आवर्ती आपतित प्रकाश की आवर्ती के तुल्य होती है। अतः परावर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश की, परावर्तित प्रकाश व अपवर्तित प्रकाश की आवर्ती, आवर्ती आपतित प्रकाश के समान ही होती है। आपतित प्रकाश की आवर्ती के समान ही होती है। ये समझ। अब आप इसको समझे, यूं आप समझे कि मान लीजिए कोई सतह है, ठीक है, ये कोई सतह प्रकाश आपतित हुआ, इसका पारदर्शी होनी चाहिए, ठीक है, शीशा है मान लीजिए, आपतित हुआ तो इसका कुछ भाग परावर्तित होगा, कुछ अपवर्तित भी होगा। ये पूछ रहा है कि अपवर्तित और परावर्तित दोनों की आवर्ती सेम क्यों होगी। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए प्रकाश आपतित हुआ तो उसकी आवर्तित होती है, फोटोन की आवर्तित होती है। तो जैसे ही वो जिस सतह पर आपतित होता है उसके जो कण है विस्पृष्ट के या परमाणु है वो दोलन करने लगते हैं, जिस आवर्ती से वो फोटोन आपतित हुआ उसी से हो, और उसी आवर्ती की वो मतलब प्रकाश किरण को परावर्तित करेगा, अपवर्तित भी करेगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की आवर्ती और परावर्तित की अपवर्तित तीनों की सेम ही होगी। ठीक है। इसके साथ साथ पृष्ठ जो जो वो परमाणु है वो दोलन करते हैं, उनकी भी आवर्ती उन्हीं की समान होगी। कुल मिला के पूरे सिस्टम में आवर्ती समान ही होने वाली है। ठीक है। ये आपका पहला भाग है। फिर ये कह रहा है दूसरा भाग, दूसरा कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गति करता है तो उसकी चाल में कमी होती है। बिल्कुल सही बात है। क्या चाल में आई कमी प्रकाश तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा की कमी को दर्शाती है? तो मैं आपको बता दूं, पार्ट बी देखो यहां पर, मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे हवा से पानी में प्रवेश करती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, मतलब चाल कम हो जाती है। ठीक है। लेकिन उसकी ऊर्जा कम नहीं होती है, क्योंकि ऊर्जा डिपेंडेंट करती है आयाम पर। ऊर्जा किस पर डिपेंडेंट करती है? आयाम पर डिपेंडेंट करती है, न कि चाल पर। ठीक है। तो हमारा क्या जवाब होगा? हम लिखेंगे नहीं, तरंग द्वारा संचरित ऊर्जा। क्या लिखेंगे यहां पर? ये बी पार्ट है, नहीं तरंग द्वारा संचरित ऊर्जा उसके आयाम पर निर्भर करती है। संचरित ऊर्जा तरंग के आयाम पर निर्भर करती है, तरंग के आयाम पर निर्भर
करती है, न कि चाल पर। ठीक है, मतलब तरंग द्वारा संचित ऊर्जा तरंग के आयाम पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, या इतनी लिख दीजिए, ये लो नहीं, तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है ना, उसकी चाल पर नहीं, उसकी क्या लिखेंगे, नहीं, तरंग द्वारा संचित ऊर्जा तरंग के आयाम पर निर्भर करती है, उसकी चाल पर निर्भर नहीं करती है, उसकी चाल पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये आपका है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, प्रकाश की तरंग अवधारणा में, प्रकाश की तरंग अवधारणा में प्रकाश की तीव्रता का आंकलन तरंग के आयाम के वर्ग से ही किया जाता है। वह क्या है जो प्रकाश की फोटोन अवधारणा में प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण करता है। साहब, अब हमने पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए ये व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण पढ़ा है, उसमें आपने या हम जानते हैं कि तरंग सिद्धांत, जो आपका तरंग सिद्धांत है, उसमें यह बताया गया है कि जो तरंग की तीव्रता है वो तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये बताओ कि फोटोन अवधारणा में क्या मामला है तीव्रता का। तो फोटोन अवधारणा में मैं आपको बता दूं कि मतलब एकांक क्षेत्रफल में या एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में आपतित फोटोनों की संख्या से। ठीक है, यानी मतलब कोई क्षेत्रफल दे रखा आपको, उसका एक सेकंड में आपतित फोटोनों की संख्या से कि एक सेकंड में कितने फोटोन आपतित हुए, कोई एक मतलब क्षेत्र है उस पे। ठीक है, तो हम उसको लिख देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो हम देखो क्या लिख, हाँ हाँ, फोटोन अवधारणा में, हाँ देखो, फोटोन अवधारणा में, फोटोन अवधारणा में देखो तीव्रता एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में, तीव्रता एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में, एकांक यानी फोटोन अवधारणा में तीव्रता एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में आपतित फोटोनों की संख्या से, आपतित फोटोनों की संख्या से, फोटोनों की संख्या से। ऐसा फोटोन अवधारणा में तीव्रता एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में आपतित फोटोनों की संख्या से। ये आपका साथ दूसरा एग्जांपल है, थ्योरेटिकल थोड़ा, लेकिन कोई ज्यादा कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप समझे, कोई हो सकता है कि कोई नहीं समझ में आए तो मेरे को जरूर बताएं कि सर ये हमारे को थोड़ा कम समझ में आए, मैं वापस उसकी दूसरी क्लास में समझा दूंगा उसको। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताएं आप। ठीक है, तो अगला करते हैं। मेरे ख्याल से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हम करने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है एकदम। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत आसान है, देखो एक छोटा सा है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से इसका ले लिया होगा आपने। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। देखिए ये आपका है एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कह रहा है कि दो झिरियां 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई हैं और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रीज अंतराल कितना होगा जब 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं चित्र बना के। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रकाश स्रोत है S, और ये आपका क्या है जी, यहां पर एक है अवरोधक है। ठीक है, और अवरोधक की यहां से जो दूरी है वो लेते हैं हम लोग स्मॉल b, और ये दो ऊपर और नीचे बराबर दूरी पर
ठीक है। यहां पर ये S1 प्रकाश स्रोत ले लेते हैं, कौन सा जी, S1, और ये आपका है S2, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल d से ले लेते हैं जी। किसे ले लेते हैं, स्मॉल d से, ठीक है। अब यहां पर हम लेते हैं पर्दा, लेते हैं स्क्रीन, पर्दा, ठीक है। और इस अवरोधक से इस पर्दे की दूरी है स्मॉल, सॉरी कैपिटल D, ठीक है जी। अब यहां पर जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनने वाला है, व्यतिकरण प्रतिरूप बनने वाला जो चित्र बनने वाला है वो आपको पता है दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त चमकीली काली चमकीली ऐसे बनेगी, डार्क ब्राइट हिसाब से, ठीक है। तो हमारे को देखो क्या क्या दे रखा है, फ्रिंज चौड़ाई का हम सूत्र जानते हैं, तो देखो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, देखो फ्रिंज चौड़ाई है बीटा बराबर, तो लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये तो तरंगदैर्घ्य है, ये आपका है इन दोनों पर्दे और अवरोधक के बीच की दूरी, स्मॉल डी है दोनों स्लेटों के बीच की दूरी। अब इस सवाल में देखो क्या दे रखा है आपको, इस सवाल में मेरे क्या दिया है, देखो दिया है, देखो क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि दो झिरियां 1 मिलीमीटर की दूरी पर है, मतलब ये दोनों झिरियां 1 मिलीमीटर, मतलब स्मॉल डी का मान, तो स्मॉल डी का मान कितना है 1 मिलीमीटर, इसको हम लेंगे 10⁻³ मीटर। फिर इसने देखो क्या दिया है कि पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है, मतलब यहां से 1 मीटर दूर, तो यहां लिखेंगे d बराबर 1 मीटर। फिर ये कह रहा है कि फ्रिंज अंतराल कितना होगा जब 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का, तो देखो लेमडा बराबर कितना है जी 500 नैनोमीटर, ठीक है। ये चीजें दे रखे हैं और आपको क्या पूछा है बताइए ये कितना होगा, फ्रिंज अंतराल पूछिए, बहुत आसान है। देखो d ये रहा, तो ये करा कि 1 मीटर दूर, लेमडा आपका ये है ही इस पे, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, तो इधर करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो देखिए बीटा बराबर, तो देखो ये फॉर्मूला आपका लेमडा कैपिटल डी फॉर स्मॉल डी, तो लेमडा कितना 500 नैनोमीटर, तो देखो हम लिख देंगे 500 नैनो की जगह 10⁻⁹ इंटू, फिर देखो कैपिटल डी का मान कितना 1, ठीक है। और ये देखो आपका कितना है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी का मान कितना है जी, स्मॉल डी का मान है आपका 10⁻³ मीटर, ये लो साहब ये आ गया आपका, ठीक है। और इसको अगर आप सोल्व करेंगे, क्या करेंगे सोल्व, तो यह आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। यह आ जाएगा साहब आपका, या फिर या बेटा देखो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1, टोटल हो गया आपकी वापिस कितनी होगी जी, वापिस हो चुकी है ये 10⁻⁻1, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये कितना देखो बीटा बराबर कितना रहेगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, इसको क्या लिख देंगे मिलीमीटर लिख देंगे, तो बीटा बराबर कितना आएगा 0.5 मिलीमीटर। ये लो साहब ये आपका आंसर हो चुका है कंप्लीट, आसान है मेरे ख्याल से, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से एकदम आसान है। तो ये एक छोटी सी क्लास है, आगे वाली क्लास में फिर आपको 2 3 4 जितने बच्चे हैं वो करवा देते हैं आपको। तो मेरे ख्याल से तीनों एकदम आसान है, कोई ज्यादा नहीं, 3 के ग्रुप से बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ करें, कमेंट जरूर करना है कि जैसे मान लीजिए सर समझ में आया नहीं आया, क्या कमी रही, बढ़िया है तो बहुत बढ़िया का भी लिखना है, बहुत बढ़िया है तो बहुत बढ़िया का भी लिखना है, खराब रहा तो भी लिखना है, हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी बढ़ाएं, आपको हो सकता है कि अक्सर आपको थोड़े छोटे दिखाई दे, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ाएं आप ताकि, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।